जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए ओनली जो भी एसएससी में पीआईक्यू पूछे गए हैं तो हम लोग पीआईक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपको पता है कि एसएससी जो भी क्वेश्चन लाता है सभी पीआईक्यू क्वेश्चन रहते हैं। तो हम लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। और हम लोग ना केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कब पूछा है ये भी सब देखेंगे, क्योंकि हम लोग एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी, क्या मतलब एसएससी में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारा पॉलिटिकल क्लास होने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसको और पतला करते हैं, ठीक है। हाँ, पहला क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है। तो हम लोग यानी जनता, हम भारत के लोग, ये आपका किस में लिखा है, तो ये प्रस्तावना जब देखेंगे तो प्रस्तावना में ही, प्रस्तावना में लिखा है, ठीक है। प्रस्तावना में आपका लिखा हुआ है किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 में, ठीक है। भारत एक क्या है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, गरिमा तथा निष्ठा में से कौन से शब्द का समावेशन संविधान के 42वें संविधान अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया है। तो आपको पता है गरिमा तथा निष्ठा ये नहीं किया गया था, उसमें धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, ये सब अखंडता ये जोड़ा गया है, ठीक है। तो आपको पता होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब तक भारत में संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो कितनी बार किया गया है, तो किया गया है एक बार। कब? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में, वही पंथनिरपेक्ष वही वाला जोड़ा गया, ठीक है। राजनीतिक समता पाई जाती है कब, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में, ठीक है। राजनीतिक समता पाई जाती है कब, जब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है तब। वह राज्य जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता है, वह किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन न देता हो, डैश को होते हैं, मतलब किसी भी धर्म को नहीं मानता है, उसमें सभी धर्मों को एक समान देखा जाता है, तो कौन है, वह धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जैसे कि भारत है, ठीक है। समाजवादी चिंतक किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं, तो आर्थिक क्षेत्र में, ठीक है। समाजवादी चिंतक किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं, आर्थिक क्षेत्र में, मतलब वो चाहते हैं ना कि गरीब अमीर कोई ना रहो, सब लोग बराबर हो, तो वो लोग आर्थिक क्षेत्र में चाहते हैं। कौन? समाजवादी चिंतक। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? भारतीय संघ क्षेत्र का दैनिक प्रशासन तो होता है उपराज्यपाल द्वारा, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन, भारत, अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड में से जनमत संग्रह तथा उपक्रमण की प्रक्रिया कराई जाती है, तो कहाँ कराई जाती है, तो स्विट्जरलैंड में, ठीक है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ होता है क्या, तो राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है, मतलब जनता द्वारा चुनाव होता है, इसलिए इसको क्या माना जाता है, गणराज्य। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी पदाधिकारी किसके पास होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री के। संसद की जनता कहाँ जाती है, तो ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है, संसद की जननी, ठीक है, जनता नहीं, जननी कहा जाता है ब्रिटेन की संसद को। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था, 1951-52 में। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। जैसे कि अगर कोई आदमी जाता है नेपाल और नेपाल की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था, तो कौन था, तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान की रचना में किस अधिनियम ने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा, तो भारत सरकार अधिनियम 1952। आपको पता है कि भारत सरकार अधिनियम से सबसे ज़्यादा यही सबसे शुरू लिया गया, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि ये ब्रिटेन से लिया गया है या अमेरिका से लिया गया है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया।
भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, संविधान सभा की संघीय शक्ति, ठीक है, संघीय शक्ति समिति की तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस देश के लोग जनमत संग्रह के माध्यम से संविधान संशोधन करने में भाग लेते हैं? तो स्विट्जरलैंड के। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के किस राज्य को सैनिक कार्रवाई के द्वारा अधिकार में लिया था? तो वो था हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद नहीं मिल रहा था इंडिया में। ठीक है, देश का सबसे बड़ा कानून है तो भारतीय संविधान। मंत्रिमंडल पद्धति द्वारा पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी किसकी देन है? मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी किसकी है देन है? तो यह है ब्रिटेन की। ठीक है, चीन, श्रीलंका, फ्रांस तथा जापान में से वह देश कौन सा है जिसका राज्याध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकारी की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है? तो वह है जापान। ठीक है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। ठीक है, एकात्मक पद्धति का लाभ है क्या? तो दृढ़ राज्य है। ये आप लोग देखिए सब में एग्जाम में किसी न किसी पूछा गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ये आपके प्रस्तावना में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में। स्वतंत्रतावाद किसकी द्योतक है? तो सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलू की स्वतंत्रता का। ठीक है, और ये सीजीएल से पूछा गया है। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, यह है कि संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं तो उद्देशिका में। ठीक है, भारत संविधान के निर्माताओं के मनोभाव का आदर्श प्रतिबिंब उद्देशिका यानी प्रस्तावना में। ठीक है, एक डैश सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। कौन? तो लोकतांत्रिक। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है, तो ये लोकतांत्रिक आ जाएगा। ठीक है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान की उद्देशिका को ही प्रस्तावना बोला जाता है। ठीक है, तो उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? मात्र एक बार किया गया है। अब देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया था। पूछता है कौन कौन? तो समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, अब आते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है बेस मताधिकार का। ठीक है, हमारे देखिए बेस मताधिकार, जैसे कि बजट का हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है, उसी तरह बेस मताधिकार का भी उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में। ठीक है, भारत पूर्ण संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को। लोकप्रिय प्रभु सत्ता क्या है? क्योंकि अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था ना, लोकतंत्र को 26 नवंबर 1949 को। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का क्या होता है? क्योंकि देखिए जनता जो चुनता है, जिसे चुनता है, अपना नेता चुनता है और वहीं जाके वहाँ पे सत्ता करता है। ठीक है, सत्ता में राज करता है, तो वहीं जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है तो सर्व सत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए ये 3 बार रिपीट हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन सेम घुमा घुमा के इसको 3 बार रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि एसएससी ना सेम क्वेश्चन देता है लेकिन उसका थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देता है, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, सर्व सत्ताधिकारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान में। शासन की संघीय प्रणाली किसके अंतर्गत स्थापित की गई है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। संघीय प्रणाली किसके द्वारा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देख रहे 3 बार पूछा गया है सेम क्वेश्चन।
किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? तो 1919 का अधिनियम में। ठीक। भारत संविधान अपनाया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, चाहे अंगीकृत किया गया, लेकिन लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की सभा किसके कहने पर बनी हुई थी? तो कैबिनेट मिशन। ठीक। भारतीय संविधान का सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये दोबारा फिर से हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए उसमें भी एक बार पूछा और ये दो बार फिर से, मतलब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1921 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा का 1921 में। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को। देख रहे हैं कई बार पूछा गया। भारत के अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो 296। ये याद रखिएगा। किस देश का संविधान अलिखित है? तो यूके का। ठीक, यूके मतलब ब्रिटेन का। किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? तो 1976 में। 1976 में मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया था। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्र बने थे? तो 14 राज्य। 1956 में राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ था कितने राज्य और संघ थे? तो 14 राज्य थे और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। ठीक है। हमारे संविधान इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। ठीक है। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? तो संघीय सरकार की। अब बात करते हैं भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। देखिए कई बार रिपीट कर दिया। संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949। देखिए इसी क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के कई बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन घुमाया जाता है एसएससी में। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है तो पृथकता का खतरा। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है तो पृथकता का खतरा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। एकल नागरिकता कहाँ से? तो इंग्लैंड से। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो भाग 2 में। ठीक है, भाग 2 में आपको पता है कि 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। फिर है भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो है संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली में। ठीक है, मतलब जो भी हमारे मूल तत्व है ना संविधान का, उसमें आप क्या बोलते हैं संशोधित नहीं किया जा सकता है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का है। संघ सूची में कितनी मध्य है? तो 97। संघ सूची में कितने मध्य है? तो 97। लेकिन इसमें बदल चुका है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये 2014 का है तो इसमें बदला हुआ है, आप लोग देख लेंगे। स्थानीय सरकारें आधार है तो लोकतंत्र का। ठीक, अब हम लोग आते हैं मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, जहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में। ठीक, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो मौलिक कर्तव्य 11 है। ठीक, कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतम न्यायालय को जारी करता है? तो है प्रतिषेध। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तो बहुत लोग गलती करते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रदेश जारी किए जा सकते हैं? तो 5। भारत में संविधान में कितने प्रकार के प्रदेश जारी किए जा सकते हैं? तो 5। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो समानता के अधिकार में। लेकिन ऐसा होता नहीं, आप लोग तो देख ही रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत पर। ठीक है, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के। मानव तस्करी जो है ना, वहीं से को बात कर रहे हैं। उच्च न्यायालय का अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रीट को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा न किया जा रहा कोई कार्य कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो मैंडेमस की रीट, परमादेश। ठीक है, ये परमादेश के जारी करके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, आप लोग देख लेना। और ये दो बार पूछे, 2 बार नहीं और भी कई बार पूछा चुका है। ठीक है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसका हिस्सा है? तो मूल संविधान का। किसका है? मूल संविधान का।
किस रिट यानी याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसे कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो अधिकार परीक्षा रिट के द्वारा। ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषा स्वतंत्र अनुच्छेद 19 के 1 में। मत देने का अधिकार कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का सूची जोड़ी गई है तो भाग 4 क के रूप में, यानी इसमें आपका जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है। भारतीय नागरिकता को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है तो राष्ट्रीय आपातकाल में। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल में। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? तो प्रेस और समाचार पत्र के लिए। भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है तो अधिकार परीक्षा समादेश के लिए। निजता का अधिकार वह अधिकार है जिसके गणना भारतीय संविधान में नहीं की गई है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने किसी अनुच्छेद की व्यापक व्याख्या करते हुए इस मौलिक अधिकार बताया है। कौन? तो अनुच्छेद 21। ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं? तो नहीं। ठीक है, क्योंकि समान वेतन का अधिकार वो क्या है? डीपीएसपी है। ठीक है, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। ठीक है। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में। कारखाने अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी हो? 14 वर्ष न हो। 14 वर्ष से ज़्यादा हो तभी जा कर सकते हैं, 14 वर्ष से नीचे आप कर नहीं सकते। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत किस रूप में गारंटी? तो मौलिक अधिकार के रूप में। ठीक है। नागरिकता समता का आशय है अवसर की समानता। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समादेश किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो धारा 32 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का नाम क्या है? तो सांविधिक कार्यवाही। ठीक है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका संविधान से। भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 में। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए? तो 7 मौलिक अधिकार 7 था। ठीक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है? तो 5। ज्ञान। अब देख लीजिए, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को निम्न 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है। कौन कौन? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ये आपके 5 रिट जारी किए गए हैं। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है? तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में। ठीक है। 44वां संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन सकता है? तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल में द्वारा हटाया गया? तो मोरारजी देसाई सरकार में हटा दिया गया था। ठीक है। वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। उन्होंने हृदय बोला था। ठीक है। तो वही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 32 में है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन के अधिकार एक क्या है? मौलिक अधिकार है। किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है रहा। कब? 44वां संशोधन के द्वारा। ठीक है। कौन राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिसे वह बनाए रखता है? यह कथन किसका है? तो लास्की का। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। तो यह कथन किसने कहा? तो लास्की ने कहा था। ठीक है। कौन सी निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो कोई उच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32 को।
मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो भाग 3 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो अनुच्छेद 19 से। अभियुक्त की नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। ठीक है। भारतीय संविधान के अल्पसंख्यक को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो धर्म के आधार पर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए जाते हैं? तो 1976 ईस्वी में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वां संशोधन द्वारा। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्यों को अनुदिष्ट करता है। अधिकार कर्तव्यों को क्या करते हैं? अनुदिष्ट करता है। फिर अगला है कि मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकते हैं कब? राष्ट्रपति द्वारा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया? तो अनुच्छेद 29 में। ठीक है। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्त की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 27 द्वारा। नागरिकत्व और विदेशियों दोनों को प्राप्त है विधिक अधिकार। ठीक, विधिक अधिकार। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो 11 है। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो संसद। ठीक है। तो हम लोग नीति निर्देशक तत्व भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। ठीक है, देख रहे कितने बार पूछे गए। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान को से प्रेरित है? तो आयरलैंड से है। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, संविधान का भाग 4 में। ठीक। भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 37 में। ठीक है, ये पूछता है। ठीक है, किस सिद्धांत निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी ने के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो गोवध का निषेध। गोवध का, ठीक है, मतलब गाय के वध का निषेध। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत है कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय। ठीक है। अगला है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? तो ग्राम पंचायतों का आयोजन। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? तो 42वें। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? तो केटी शाह। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, बहुत लोग गलती करेंगे, तो आप लोग एक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के। तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक ले बढ़ाया जा सकता है? तो 3 साल तक। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो संसद के दोनों सदनों की। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 2। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास। भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तिगतों का नामांकन कौन करता है? तो संसदीय
कार्य मंत्रालय। ठीक है, अब बात करते हैं लोकसभा में कोई भी धन विधेयक किसकी पुरानुमति लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो धन विधेयक राष्ट्रपति के बिना नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। तो संसद का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के उपराष्ट्रपति को लोकसभा की सहमति से राज्यसभा द्वारा निकाला जा सकता है। तो अनुच्छेद 67 के 20 के तहत। देख रहे हैं, राष्ट्रपति को भी निकाला जा सकता है 67 बी के तहत। जब राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के स्थानापन्न के रूप में काम करता है कौन। तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहे तो कौन रहेंगे। उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायमूर्ति रहता है, न्यायाधीश होता है, उसको काम दिया जाता है। ठीक है, किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को। जनता पार्टी के शासनकाल 1977 से 79 के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो नीलम संजीवा रेड्डी थे। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति होने की तारीख के पहचान यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में भरा जाएगा। तो 6 मास की अवधि के भीतर। जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न के रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है। तो देखिए, अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम कर रहा है ना तो उसको राष्ट्रपति का ही वेतन मिलेगा। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा के लिए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। तो 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। ठीक है, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, वहीं जो नहीं बोलता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय 2 करता है, जो कि अब हटा दिए गए हैं, लेकिन पूछ भी सकता है क्योंकि पूछता रहता है हटाने के बाद में। तो 2 है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो 14। ठीक, उन्हीं 2 और 12 यानी 12 2 14, 12 लोकसभा में और 2 राज्यसभा में, तो वहीं 14 होते थे, लेकिन अब हटा दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे। तो किसकी। तो भारत के राष्ट्रपति की। ठीक है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। तो किसने। एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। तो 6 वर्ष के लिए होता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट कर लिए हम लोग। भारत के वो राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे। तो ये राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति सभा राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है। तो 12। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा। ठीक है, तो वह उपाध्यक्ष को करता है। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। तो वित्त आयोग। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है। तो 5। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये भी राष्ट्रपति द्वारा। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है। तो वित्त आयोग का। देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है। वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्च न्यायालय को भेज सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका क्या है। तो मौलिक अधिकार। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। तो डॉक्टर एन संजीवा रेड्डी।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से। देख रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ना, तो आयरलैंड से। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो अनुच्छेद 352। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो उपराष्ट्रपति को। सेम क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? तो अनुच्छेद 360 में। 352 में हम लोग देखा राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपातकाल 360 में। किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो 1975 में। ठीक है, किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू होता है? तो 356। ठीक है, यानी आपातकाल से कौन कौन था? तो 352, 356 और 360। ठीक है, 360 अभी तक कहीं नहीं लगा है। ठीक है, यदि अगर बिहार में पूछे कि 356 राष्ट्रपति शासन कब हुआ, कितने बार? तो 8 बार हुआ है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे देगा। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। ठीक, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, ये और कितने का अनुच्छेद का? तो 108 का अनुच्छेद का अंतर्गत। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो कोई सीमा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग विधि अपनाई गई है? तो यूएसए से। ठीक है, यानी महाभियोग। ठीक है, जो 61 में आपका महाभियोग है तो कितने? यूएसए से। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो संसद के सदस्यों द्वारा। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो 3 प्रकार के। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो सभी को देख लेंगे। भारत में उपराष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति को घोषणा कर चुके हैं? तो कभी नहीं, क्योंकि वित्तीय आपात स्थिति अभी तक नहीं लगा है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है 3 प्रकार के। देखिए संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। प्रथम अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों आपका है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो जितनी बार चाहे। ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है, जानते हैं ये हमारे जैसे अमेरिका में है ना कि केवल 2 बार, तो उसी तरह होना चाहिए यहाँ भी कि कोई भी प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो केवल 2 बार कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि औरों को तो मौका मिलना चाहिए ना। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी लेनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक लागू नहीं, अभी तक केवल 1 बार लागू की है? तो आंतरिक आपात स्थिति ये हुआ था इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी। ठीक है, भारत के संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा के पास होता है। ठीक है, राजा हो या रानी हो। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू करना है? तो 6 महीने। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो संसद द्वारा। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही कहाँ शुरू की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा के द्वारा। ठीक, कौन भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस क्षमादान शक्ति के तहत सजा की प्रकृति में परिवर्तन
किए बिना मात्रा में परिवर्तन कर सकता है? तो परिहार। जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो के तहत राष्ट्रपति किसके विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? तो जब तक चाहे। राष्ट्रपति के पद रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकते हैं? तो 6 माह तक। भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? तो एकल स्थानांतरीय मतदान द्वारा। ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन है संसद से। तो मैं चाहता हूं कि आज ना पॉलिटिक्स ख़त्म ही कर देते हैं भाई, क्योंकि ऑनलाइनर है तो सारा जल्दी अगर आपको देखें मैं सोलो कर रहा हूँ तो आप लोग फास्ट करके पढ़ सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर। ठीक। राज्यसभा को विघटित या भंग किया जा सकता है या नहीं? तो नहीं, राज्यसभा को कभी विघटित नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी होता है। ठीक है, और लोकसभा को भंग कर सकते हैं क्योंकि वो अस्थायी होता है, तो इसको नहीं कर सकते हैं। लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के लोकसभा के अध्यक्ष। यह कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है कहाँ? कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया है तो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में। कौन विधायी सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें रहती हैं तो 552 सीटें। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने के लिए मंजूरी देनी चाहिए? तो 1 महीने। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण इसके कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अपना कार्यकाल पूरा करने के सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? तो लोकसभा के। ठीक है, ये देख लीजिएगा अच्छे से। अधीनस्थ विधायन समिति किसके संबंधित होती है? तो प्रत्यायोजित विधायन से। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किन 3 सूचियों में विभाजित किए गए हैं? तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और मैं आपको ये बोला हूँ काम करने के लिए, आपका यह काम है कि संघ सूची में कितने हैं, राज्य सूची में कितने हैं और समवर्ती सूची में कितने हैं, ये आपको बताना है कि कितने सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो ये तीनों को बताना है आपको कमेंट में। भारत सरकार के अवशिष्ट अधिकार किस में निहित हैं? तो केंद्र में। कौन से विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो वित्त विधेयक में। ठीक, तो वित्त विधेयक केवल किस में? लोकसभा में किए जाते हैं। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिया जाने चाहिए? तो 14 दिनों के अंदर। अब है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। सेम। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर कितने दिनों की समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? तो 14 दिन। देखिए, मतलब राज्यसभा को ना उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। ठीक है, धन विधेयक में कोई बदलाव करने का उसका शक्ति नहीं है। उसको 14 दिन में बस वो 14 दिन तक बोल सकता है कि हाँ इसमें थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते कि बदलाव करना है तो करना है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? तो अनुच्छेद 112। और इसी वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बजट बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बजट का उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में, वो उसके बदले में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष। सांसदों का वेतन निर्णय कौन करता है? तो सांसद करते हैं। ठीक है, इसलिए ना इन लोग को जितना भी निर्णय करते हैं वेतन ना, तो देख रहे हैं मतलब बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, मतलब जो मिलना नहीं चाहिए। मान लीजिए पहले टेलीफोन का तो उतना कई हज़ार टेलीफोन के लिए मिलता है, जबकि भाई टेलीफोन आजकल तो कितना 399 में आपका महीना भर हो जाता है। तो ये सब क्यों नहीं हटाता भाई? पता नहीं क्यों भाई। इंडिया, इसलिए ना मुझको इंडिया
अपने आप को इंडियन कहने में शर्म आती है। भारतीय संसद में कोई विधेयक दूसरे वाचन के दौरान सामान्य चर्चा के बाद किस समिति को भेजा जा सकता है? तो प्रवर समिति को। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 238 है। कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? तो 12। ठीक, ये देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन आएगा तो बहुत लोग गलती करेंगे। बोला है कि भारतीय संसद में कोई विधेयक दूसरे वाचक के दौरान सामान्य चर्चा के बाद किस समिति को भेजा जा सकता है? तो प्रवर समिति को याद रखना। ठीक है। संसद के दोनों सदनों को प्रति वर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ में और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद कौन संबोधित करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। अगला है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है। संसद के दोनों सदस्यों में किसी धनेतर यानी नॉन मनी विधेयक संबंधी असहमति होने पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो अनुच्छेद 108, वही जो मैंने बताया था। ठीक है। अब ये देख लीजिए, ये कई बार पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, याद रखें। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए, ऊपर भी कई बार पूछा गया और यहाँ भी कई बार है। ठीक है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20। जो व्यक्ति सांसद न हो उसे मंत्री नियुक्त किया गया जा सकता है, परंतु उसे कितने दिन के भीतर संसद सदस्य बनना होगा? तो 6 माह के अंदर। उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो विधि निर्माण कर सकती है? तो केवल संसद। ठीक। अगला है क्वेश्चन कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो 6 वर्ष। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदस्यों का नाम बताइए? तो लोकसभा और विधानसभा। ठीक है, मतलब ये दोनों अस्थायी नहीं होते हैं। वर्ष 2001 में अंगीकृत की गई लोकसभा के सदस्यों के लिए आचरण संहिता का उद्देश्य है तो कार्यवाही रोकने के लिए सदन के वेल में प्रवेश करने पर रोक। ठीक है, कार्यवाही रोकने के लिए सदन के वेल में प्रवेश करने पर रोक। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। ठीक है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। ये क्वेश्चन आता है ना भाई, बहुत लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, और ये जब क्वेश्चन पूछा था ना तो उसमें बहुत लोगों ने आंसर नहीं दे पाया था। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिए गए? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो 1954 में। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम, देखिए सेम रिपीट क्वेश्चन कर गया। ठीक है, संसद और संविधान साधन नहीं है, विधिक न्याय के। ठीक है, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की संविधान करने वाली संसदीय समिति है लोक लेखा समिति। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाले सक्षम निकाय कौन सा है? तो संसद है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। भारत संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो संसद। ठीक है, भारत संघ में नए राज्य की स्वीकृति संसद देता है, यानी संसद ही बोल सकता है कि नया राज्य बनेगा। अब देखिए, संसद में शामिल क्या है? तो राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्षी दल का नेता होता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है?
तो अध्यक्ष। ठीक है, बोला है संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। संसद स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी मावलंकर थे। ठीक है, विधान मंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है, तो नियमों कानूनों को अधिनियमित करना। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं, तो अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे तो जीबी मावलंकर। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक बार वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है, तो 2 बार। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो विट्ठल भाई पटेल थे। ठीक है, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किसके अधिक नहीं होना चाहिए, किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो 6 महीने से। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए चर्चा की जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं तदर्थ समिति। ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, तो केवल लोकसभा में। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारों का निर्धारण करती है, तो 4थी अनुसूची में आपका सीटों का बंटवारा करती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है, तो नामांकन का नियम आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा। यानी किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा में। यानी क्योंकि राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है, मान लीजिए तो उपराष्ट्रपति होते हैं ना। ये बोला है कि संसद में आधिकारिक विपक्ष समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए, तो कुल सदस्य का 1/10 भाग होना चाहिए। ठीक, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था, तो लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया, तो 1 बार। ठीक, कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है, तो कटौती प्रस्ताव। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितनी कर दिया गया, तो 6 वर्ष किया गया। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है, तो संसद के। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है, तो संसद द्वारा। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है, तो 249वें। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो, तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा, तो राज्यसभा। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो 550। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो मीरा कुमार। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है, तो लोकसभा। ठीक, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है, तो लोकसभा है। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितनी वाचन होते हैं, तो 3 वाचन होते हैं। ठीक है, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह शत्रु से निरंतर अनुपस्थित रहेगा, कितने दिन तक, 60 दिन तक। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करते हैं, संसद। इसलिए तो जो भी नेता है उन लोग की बहुत होती है पगार। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया था। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री थे लेकिन संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, चौधरी चरण सिंह। अगला है, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है, तो विधानमंडल है। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मन, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक तथा देश के प्रति विशेष उत्तरदायित्व रहता है, तो लोकसभा के।
ठीक है, तो हम लोग ने संसद तक देख लिया, अभी कितना बाकी है देख लेते हैं। अगर ज़्यादा बाकी रहेगा तो हम लोग छोड़ देंगे। ठीक, अभी बहुत सारे बाकी है। ठीक है, तो इसको नहीं है भाई, ख़त्म ही करते हैं, चाहे जितना भी टाइम लगा। अभी तो 50 ही मिनट हुआ है ना, करते हैं, ज़्यादा वो भी नहीं है। बोला है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्य कौन निर्धारित करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। जनगणना विषय किस सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो संघ सूची के। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए थे? जेसी शाह आयोग के द्वारा पर। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के कार्यों तथा प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति एवं उत्तरदायित्व पर विचार करता है? तो अनुच्छेद 74 से 75। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो विधानसभा के। संघीय सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का एकमात्र अधिकार है किसको है? तो वह है संसद को। ठीक है, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार डैश डैश के पास होता है और दोनों के द्वारा एक ही विषय पर बनाए गए नियमों में विरोधाभास होने पर संघ के नियम अभिवार्य होते हैं, राज्य और संघ दोनों के। ठीक है, श्रमिक संघ विषय किस सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? वह बराबर वालों में पहला होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। देखिए, वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है। ठीक है, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया? तो बीपी सिंह ने। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया है? तो केंद्रीय राज्य संबंध। ठीक है, सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए? केंद्र राज्य संबंध पर। सरकारी आयोग का गठन 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने हेतु किया गया था, जिसने 1987 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं केंद्र सरकार में। ठीक, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा था? तो मोर्ले ने। इसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा था, तो मोर्ले ने। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? तो म्यूर की। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसके देन है? तो म्यूर की। किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग व्हील कहा था? तो म्यूर ने ही। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है लोकसभा का विश्वास। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। ये लेकिन गलत है भाई, मात्र 2 यानी 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, 10 साल में उसको हटा देना चाहिए था। इस तरह रहेगा तभी तो देश का विकास होगा। लेकिन जिसने भी ये लिखा गलत ही लिखा भाई, इसमें संशोधन होना चाहिए था। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो नियुक्ति। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन सा कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा जाता है? निगम कर। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन पर भारित की जाती है? तो भारत के संचित निधि को। ठीक है, किसी न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है? तो भारत की संचित निधि को। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री। अगला है न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई है? तो 15 है।
किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार माना जाता है? तो भारत के महान्यायाधीश को यानी अटॉर्नी जनरल को औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना 1935 के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। ठीक है। भारत का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति उपराष्ट्रपति करता है। भारत में 3 स्तरों में अदालतें होती है। ठीक है। लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में। किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा लोकसभा के अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया था? तो के.एस. हेगड़े ने। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो न्यायपालिका करती है। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो श्री एम.एस. फातिमा बीबी। ठीक है। उच्चतम न्यायालय की प्रथम तो सुश्री एम.एस. फातिमा बीबी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है? तो जबलपुर में है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या कहाँ पर है? तो सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 65 वर्ष में। ठीक। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो 65 वर्ष तक। कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू है? तो परमादेश। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित है? तो गोलकनाथ का मामला। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर वरीयता प्रदान की गई है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष का उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रूप में वकालत अनुभव होना चाहिए? तो 10 वर्ष तक। ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। ठीक है। आते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों का देखता है? तो पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार के निर्णय की उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है? तो 323 के ए में। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 233(1) के तहत किसी राज्य के जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान उच्च न्यायालय के परामर्श से उस राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है। भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति थी? तो लीला सेठ, दिल्ली उच्च न्यायालय की। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। संसद और विधान सभाओं की विधायिक ज्यादतियों अतिरेक की जांच किस प्रस्ताव द्वारा की जाती है? तो न्यायिक प्रस्ताव द्वारा। नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? तो कार्यपालिका का। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन संबंधित राज्य के राज्यपाल एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श सकता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है। भारतीय संविधान की अभिरक्षा कौन करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के उच्च न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो मौलिक अधिकारिता के। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस प्रभावित किए जाते हैं? तो भारत के संचित निधि से। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने का मनाही है? तो भारत के किसी भी न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो 30 है, लेकिन अभी ज़्यादा हो गया। ठीक है। देखिए, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। लेकिन अभी शायद 34 है। आप लोग देख लेना, क्योंकि अभी करंट में थोड़ा बदल गया है। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति।
राज्य के लिए एक निर्वाचित याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो उच्च न्यायालय को। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो कानून का न्याय निर्णय करना। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं निर्णय विधि। ठीक है। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो केरल। ठीक है। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो केरल। मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो न्यायपालिका। मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो न्यायपालिका। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 6 वर्षों तक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के मूल संस्था लोक सेवा आयोग को 1 अक्टूबर 1929 ली ऑफ फनहाउ की अध्यक्षता वाले किस कमीशन की सिफारिश के आधार पर स्थापित की जाती है? तो रॉयल कमीशन। देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है। वह प्राधिकारी है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। तो वित्त आयोग। संसद सदस्य नहीं है, लेकिन उसे संसद में भाग लेने तथा संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो भारत का अटॉर्नी जनरल। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1950। अगला है कि भारतीय महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो लोकलेखा समिति। वित्त आयोग निकाय है पंचवार्षिक। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो भारत का कोई भी विधि न्यायालय। भारत का कोई भी विधि न्यायालय में। ठीक है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो भारत का महान्यायवादी। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? तो योजना आयोग। भारत का योजना आयोग है एक असंवैधानिक निकाय। इसको तो हटा के अब पता है कि कौन किया गया? नीति आयोग किया गया। ठीक है। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष प्राप्त करने तक, मतलब जो सबसे पहले हो जाए। किसी समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। कौन सा निकाय संविधानेतर एवं असंवैधानिक है? तो योजना आयोग। ठीक। संघ लोक सेवा आयोग के कितने सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जा सकती है? तो संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। निर्वाचन। ठीक है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दी गया है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। 61वें संविधान संशोधन द्वारा भारत संविधान में मतदान की आयु सीमा को वर्ष 1989 में 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया था? तो 18 वर्ष। भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने का न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष। एक व्यक्ति अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ सकता है? तो 2। डाक मतदान को कहा जाता है? परोक्ष मतदान। वर्ष 1985 के किस संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल डिफेक्शन पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो 52वें संशोधन द्वारा। ठीक है। अगला है कि चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार पहले बंद करना होता है कब? मतदान से 48 घंटे पहले। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। ठीक है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो अनुच्छेद 324। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में किस विधि को प्रयोग किया जाता है? तो भूभागीय प्रतिनिधित्व। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो वोट देने का अधिकार। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1985 में। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है। द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? तो पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर। भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे डॉक्टर सुकुमार सेन। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है कानूनी अधिकार। ठीक। भारत के प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। ठीक है। अब तो हट गया है जम्मू और कश्मीर का, तो अब अलग हो गया, छोटा हो गया। ठीक है। अब नहीं रहा सबसे बड़ा, तो ये अब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन एवं उन्मूलन करने की शक्ति किसमें नहीं है? तो संसद में। वित्तीय आपातकाल की स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को किसके विचार आरक्षित रखा जाता है? तो राष्ट्रपति, अनुच्छेद 360(4) के क के तहत। किस संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ है? तो 74वां। ठीक। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा। किस वर्ष 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को 21वें राज्य के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था? तो 1975 में। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो विधान परिषद चुने वाले 1/3 सदस्य। भारत के राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो 1/3। ठीक। किस राज्य में विशेष विवाह अधिनियम 1954 लागू नहीं होता है? तो जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब होता है, अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बदल गया है। वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो दिल्ली। राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने महीने की अवधि तक निलंबित किया जा सकता है? तो 4 महीने तक। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500। भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है? तो जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके, अनुच्छेद 356। राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि कितने वर्ष होती है? तो 6 वर्ष तक। सामान्य बहुमत द्वारा किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं? तो भारतीय संसद कर सकती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। ज्ञान देखिए, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये अनुच्छेद पूछ सकते हैं, आप लोग देख लेना। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। ये 164(1) था और ये 59 था। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा होता है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा। और नाम मात्र किसके होता है? राज्यपाल होता है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 167 में। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का कार्य राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना होता है। स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बना था? तो आंध्र प्रदेश था। राज्य सरकार के संबंधी स्थानीय सरकार किसका प्रयोग की जाती है? तो प्रत्यायोजित प्राधिकार। राज्य को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो 1956 में। किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन कहा था? तीसरा सदन माना था? तो HM फाइनल।
बोला है कि भारत का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 370 वहीं हटा दिया गया था। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 404, जिसमें 403 निर्वाचित तथा एक आंग्ल भारतीय संसद है, जो कि आजकल आंग्ल वाला हट गया है। ठीक है, ये है। हम लोग देखते हैं कि दिल्ली में कुल कितनी विधान सीटें हैं, तो 70। तो देख लेना, अभी ये 2014 का ही है, तो अभी क्या है मामला देख लेना। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदित के अधीन है, तो राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल का अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा, तो 6 सप्ताह के लिए। राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, तो एक, जो कि अब नहीं है। कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, तो मुख्यमंत्री। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 356। वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर बनाए गए राज्य का नाम क्या है, तो छत्तीसगढ़। किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमा बदलने का अधिकार है, तो संसद को। किस अनुच्छेद का अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है, तो अनुच्छेद 169। ठीक है, अब है कि राज्य विधान में धन विधेयक किसके पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्य का राज्यपाल से। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। संविधान के बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA के नाम से जाना जाता है, वह अब है अरुणाचल प्रदेश राज्य। देखिए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा को असम के सीमावर्ती हिस्सों से अलग कर वर्ष 1948 में बनाया गया। इसे विशेष प्रशासन के तहत रखा गया था। वर्ष 1986 के अधिनियम 2 फरवरी 1987 के लागू द्वारा इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से अलग राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब देखते हैं हम लोग संवैधानिक अनुसूची। ठीक है भाई, कितना बाकी है यार, जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा है। चलिए, कितना पेज, 1 2 3, चलिए मात्र अब 3 पेज बाकी है। ठीक, भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों एवं भत्ते का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में होता है, तो दूसरी अनुसूची में। ठीक, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है, तो समवर्ती सूची में। देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची में प्रविष्ट 20 के तहत आर्थिक एवं सामाजिक आयोजन का शामिल किया गया है। अगला है कि नौसेना, सैन्य, वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार के नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, तो समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। ठीक है, परिवार नियोजन समिति। ठीक है, शिक्षा का विषय किस सूची में है, तो समवर्ती सूची में। दल बदल कानून भारत संविधान की किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में। भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, तो राज्य सूची में सूचीबद्ध है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12। कृषि किस सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, सभी विधायिक मुद्दे शामिल हैं, फिर भी कोई ऐसे मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी भी में न हो, तो उस मद पर कानून कौन बनाएगा, तो केवल संसद बनाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है। अब आते हैं पंचायती राज्य का, तो भारत संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायत राज्य व्यवस्था का संविधान दर्जा दिया गया था, तो 73वें। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो 74वां। ठीक है, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी, 40वें अनुच्छेद में। ये बहुत पूछता है, याद रखिएगा। यह है संविधान द्वारा समावेशित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 किस विषय से संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार
छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? तो नगर पालिका परिषद। ठीक। अगला है कि पंचायती राज प्रणाली पहले दिन दो राज्यों में लागू की गई थी? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली का आरंभ 2 अक्टूबर 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर से किया गया था, जबकि आंध्र प्रदेश में इसका आरंभ नवंबर 1959 में। तो सबसे पहले कहाँ आएगा? तो राजस्थान में। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? तो 1/3। ठीक। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो महापौर होता है। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए डैश डैश को सम्मिलित किया था? तो भाग 9 में। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 40। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार से। भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? तो पंचायती राज करता है। ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। देखिए, क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था? तो राजस्थान ने अपनाया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है ग्राम पंचायत, ब्लॉक या पंचायत समिति या जिला परिषद। ठीक है, ये तीनों हैं। देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को से लागू द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था की स्थापना की गई थी। यह व्यवस्था ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर लागू की गई थी। ठीक है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होता है? तो जिला परिषद के। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की थी? अशोक मेहता। किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की थी? सरकारी आयोग ने। सरकारी आयोग का गठन 1983 में केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों की जांच तथा सुझाव देने के लिए किया गया था। सरकारी आयोग ने वर्ष 1987 में अपना रिपोर्ट सौंपी थी। अब हम लोग विविध करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब केवल विविध बचा है। तो कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान को संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 368। देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही से पूछता है। लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है संसद। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भाग 8 में। ठीक है। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था? तो टोरी पार्टी। चीन की राष्ट्रीय संसदीय निकाय को किस नाम से जानते हैं? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। भारत के पड़ोसी देश भूटान में किस प्रकार की सरकार है? तो संवैधानिक राजशाही है। प्रत्येक को किसकी क्षमता के अनुसार के स्थान पर प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार यह सिद्धांत है साम्यवाद का। प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार के स्थान पर प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार यह है साम्यवाद का। राज्य की निरपेक्ष प्रभु सत्ता का समर्थन किसके द्वारा किया गया? तो थॉमस हॉब्स का। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो 1 बार। अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत है तो शक्तियों का पृथक्करण। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरदायी सरकार। फेबियन वाद का घनिष्ठ संबंध किससे है? तो प्रजातांत्रिक समाजवाद से। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा द्वारा किसके सिफारिश पर होती है? तो सुरक्षा परिषद के। एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने वर्ष की अवधि तक काम करता है? तो 9 वर्ष तक। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, ये बहुत लोग गलती करते हैं। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है? तो 1 वर्ष के लिए। चलिए, अब हम लोग का लास्ट ही चल रहा है। लोकतंत्र के
उदार सिद्धांत के दो बुनियादी सिद्धांत जिन पर जॉन लॉक ने जोर दिया था, तो सार्वभौमिक बेस मताधिकार और संपत्ति का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की 5 महाशक्तियाँ रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका निषेधाधिकार का उपयोग कहाँ करती है? तो सुरक्षा परिषद में। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? तो रूसों ने। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? तो रूसों ने किया था। किसी अधिनियम में संविधान का सबसे पहले उदाहरण है अमेरिकी संविधान का। बांडुंग सम्मेलन जो 1955 में इंडोनेशिया में हुआ था, किस आंदोलन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का आरंभकर्ता थे तो जवाहरलाल नेहरू, गमाल अबुल नासिर एवं मार्शल टीटो। किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए नगर पालिका एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा। किसने यह कहा कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? तो गांधी जी ने। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो 1992 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए यह आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 335। संघ लोक सेवा आयोग को अपने रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो राष्ट्रपति को। महिलाओं के सशक्ति के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? 2001 में। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियम किए गए? 15 जून 2005 को। ठीक है, ये बहुत पूछता है। यूनेस्को का प्रथम बार प्रतिनिधित्व किया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। और 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने वाला तो 10 सूडान। ठीक है, अब बस यही हमारा एक पेज बाकी है, बस अब खत्म है, बस यही पेज बाकी है। तो चलिए इसको ख़त्म कर लेते हैं। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सार्वभौमिक मानव अधिकार का घोषणा का अंगीकार किया गया था। तो 1948 में। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉक के द्वारा। राजनीतिक प्रभुसत्ता के संकल्पना का समर्थन किसने किया था? तो जॉन लॉक ने। ठीक है, ये दोनों देख लेना। किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? अरस्तू ने। सिविल सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा सबसे पहले शुरू की गई थी चीन ने। ठीक है। वायु अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विवादों में कौन सा संगठन एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है? तो ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो कोठारी समिति ने। USA का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? तो सीनेट की सहमति से। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य होते हैं अमेरिकी, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? तो 2 वर्ष तक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15। किसने राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री ने, और वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? तो चीन। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो रॉबेस्पियर ने। ठीक है। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्ताव कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993। अगला है, आगे देखते हैं। केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। ठीक है। लोकपाल का विचार लिया गया है तो स्कैंडियन वाई देशों से। UN सुरक्षा परिषद का 5 अस्थायी तो चीन, फ्रांस, रूस, UK और USA। ठीक। किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ था? तो इटली में। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है आलोचना के अधिकार पर। एकात्मक मतलब देखिए, लोकतांत्रिक जैसे हमारे देश में अभी लोकतंत्र नहीं रहा है, क्योंकि जो भी आलोचना कर रहा है सरकार की तो उसको उसकी वाट लगा दी जा रही है। जबकि बोला जा रहा है कि लोकतंत्र की सफलता तभी मानी जाती है जब आलोचना का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है ना। मतलब आलोचना कुछ भी कहें और उसका पूरा मान सम्मान किया, मतलब उसको उसके ऊपर कुछ नहीं है, बल्कि आलोचना के ऊपर कुछ बात की जाए, देखा जाए कि हाँ सही है कि नहीं है, ना कि उसकी वाट लगाई जाए। ठीक है। तो आलोचना ही अगर पूरी तरह
मतलब आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब आपको पूरे छूट है ना बोलने का, तो वहीं आपका लोकतंत्र होता है, ये कहना चाह रहे हैं। एकात्मक संरचना और अध्यात्मक शासन प्रणाली रूप से देश का एक उदाहरण है फ्रांस। ठीक है। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो प्लेटो को। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक से। एकतंत्र का अर्थ होता है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका था? गांधी जी का। ओह असामान्य लोकतंत्र, मुझे तुमसे प्यार है, यह उक्त किसकी है? तो कारपेंटर। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस है? तो श्रीलंका की, ठीक है, नीरजा भेनोट थी। ठीक है। जब भारत और रूस के बीच मैत्री सहयोग संबंधी पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन थे? तो लियोनिड ब्रेजनेव। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित? अन्य पिछड़े वर्गों से। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने वाला वर्ष कब था? तो 1972 में। ठीक है, ये देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। तो चलिए हम लोगों ने पॉलिटी का जो भी PIQ था वो कंप्लीट कर लिया है। और देखिए ये था ना 1992 से लेकर 2017 तक जितने भी पूछे गए थे उसका था। अब इसके बाद में ना 2018 से हम लोग करेंगे, 2018 से 2026 तक जितने भी क्वेश्चन है उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको क्लास कैसे लगा कमेंट कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है।